बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे नैब तरामीम के हवाले से, जो कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से की गई हैं नैब तरामीम। लेकिन इन नैब तरामीम पर ओपोजिशन की जानिब से एतराज़ात लगाए जा रहे हैं, एतराज़ात आयद किए जा रहे हैं। उनको ओपोजिशन को इन नैब तरामीम पर एतराज़ है, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि नैब तरामीम जो है वो मुल्क पर बमबारी से बड़ा जुर्म है और इनको मंजूर करने वालों को भी जेल में डाल देना चाहिए। जबकि उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत से मंजूर करदा ये जो नैब तरामीम है, इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। दूसरी जानिब सदर ममलकत ने भी इन नैब तरामीम की समरी पर साइन करने से इनकार किया है। और ये तमाम तर मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक़ सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नैब तरामीम ऑर्डिनेंस सदर ममलकत की जानिब से भी नामंजूर कर दी गई है। आखिर उनको, आपको क्या लगता है कि सदर को नैब तरामीम से क्या इश्यूज हो सकते हैं? नहीं, सदर ने अगर नैब तरामीम एक्ट जो है वो 2022 का जो पार्लियामेंट के सेनेट ने और असेंबली ने पास किया है, जिसके तकरीबन 450 के करीब नुमाइंदे होते हैं पब्लिक के, और उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ामात पे अगर देखा जाए तो इल्ज़ामात गलत नहीं हैं उनके। ठीक। उनका इल्ज़ाम है कि जब हज़रत उमर अलैहिस्सलाम, हज़रत उमर फारूक पे जब इल्ज़ाम लगा था कि 2 चादरें उनके पास थी, तो उनसे पूछा गया दूसरी चादर किसने दी है, तो उनके बेटे ने कहा कि ये मेरे हिस्से की थी और मैंने अपने वालिद को दी है। तो अकाउंटेबिलिटी हर एक की होनी चाहिए। हज़रत उमर उस वक्त जो है वो सरबरा थे मुस्लिम उम्मा के, तो आज सरबरा मुस्लिम उम्मा के जो हैं वो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान के जो सरबरा हैं, और प्रोविंस के सरबरा जो हैं वो गवर्नर्स हैं। उनको जो है वो नैब तरामीम से जो है और कॉन्स्टिट्यूशन से एक एग्जामेशन दी गई है, जो कि अगेंस्ट ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दी है हज़रत उमर की, उसके अगेंस्ट ही है। ठीक। तो ये इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं और इसको रिजेक्ट किया है, उनके इल्ज़ामात के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर लिस्ट चल रही है ये प्रेसिडेंट अलवी रिटर्न्स द नेशनल अकाउंटेबिलिटी बिल, अमेंडमेंट बिल, और ये फॉलोइंग इल्ज़ामात। द बिल इज़ रिग्रेसिव in nature and it will promote corruption by ensuring that the long arm of law is crippled। सही है कि अगर ये समझते हैं कि ये गलत है तो मैं क्यों साइन करूं। अच्छा। फिर उन्होंने कहा है कि ये मैसेज है करप्शन लोगों के लिए कि आप करप्शन करें और आपको जो है कोई नहीं पूछेगा। फिर ये है द स्मॉल मैन विल बी कॉट फॉर पेटी क्राइम्स वाइल द करप्ट रिच विल बी रिमेन फ्री। ये इस एक्ट के तहत Having weak accountability is against the basic right of people of Pakistan who are suffering massive, and therefore it is also against the fundamental of our constitution। Constitution के against है। मुझे पता है कि ये कानून बन जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर ये मैं इस पर साइन कर नहीं सकता। ब्लैक मनी जो है वो इसके अंदर जो है वाइट हो जाएगी। तो ये सारे इल्ज़ामात इनके जो हैं वो गलत नहीं है, मगर इन इल्ज़ामात को उस वक्त प्रेसिडेंट ने नहीं लगाया था, उस वक्त नहीं लगाया था जब उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू किए थे। इन्होंने नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 पीटीआई ने जो दिसंबर में इशू किया था, जिसके तहत जो है वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट और पब्लिक ऑफिस होल्डर और मिनिस्टर जो हैं वो नैब ऑर्डिनेंस से मुबर्रा हो गए थे, जिसमें कि स्टेट बैंक जो है उसको भी निकाल दिया गया था, जिसमें कि ये उसमें आपके हर वो इकदाम जो कि इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है 2022 के एक्ट में, वो उसके अंदर शामिल था। वो उस वक्त जब आया था तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो सिर्फ 50-40 आदमियों का बना हुआ था, जिसमें कि कैबिनेट थी कोई 30-35 की, बाकी प्राइम मिनिस्टर था और प्रेसिडेंट था। वो उन्होंने कर दिया था। उसको इसी कानून, इसी लॉजिक पे जो आज इन्होंने साइन नहीं किया, उस वक्त भी साइन नहीं करना चाहिए था। फिर 6 अक्टूबर को जो नया ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट नंबर 2 आया था, उसके अंदर उससे भी ज़्यादा ख़राब क्लॉजें थी। फिर 28 अक्टूबर को एक और ऑर्डिनेंस आया था जो कि प्रेसिडेंट ने पास कर दिया था,
उसमें भी ये चीज़ें थी। उसके हिसाब से स्टेट बैंक वाले जो हैं वो कानून के तहत नहीं पकड़े जाएंगे, ये ठीक। कानून उस पर लागू नहीं होगा, FBR पे लागू नहीं होगा, ये कानून जो है वो कैबिनेट के मेंबर मिनिस्टर्स पे लागू नहीं होगा, ये कानून जो है वो CDWP के ऊपर लागू नहीं होगा, एडवाइज़र्स पे लागू नहीं होगा, और स्पेशल असिस्टेंट पे लागू नहीं होगा, और वकीलों पे लागू नहीं होगा, कंसल्टेंट पे लागू नहीं होगा, सिवाय उसके कि जबकि वो कोई चीज़ अगर गलत फैसला है उस पर भी लागू नहीं होगा कि अगर उस फैसले से गवर्नमेंट को नुकसान हो जाता है, मगर नैब ने ये प्रूव नहीं कर सकती कि उसमें उस फैसला करने वाले ब्यूरोक्रेट ने या मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने उसमें पैसा लिया था, तो वो से मुबर्रा थे। तो ये कानून में उस वक्त इन्होंने नहीं किया था, और ये कानून जो है जब आए थे तो उस वक्त प्रेसिडेंट ने जो है वो 6 अक्टूबर का है, उसके पहले जो है वो 28 दिसंबर का है नैब ऑर्डिनेंस। इमरान खान साहब ने बड़ी कराची में फेडरल FPCCI का टॉप 20 एक्सपोर्टर की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सामने बैठे हुए थे उनके बिजनेसमैन जो कि इसके अंदर कानून के तहत जो है नैब के अंदर रेफरेंस फेस कर रहे थे, उसमें उनके एडवाइज़र भी थे, मिनिस्टर्स भी थे, बाबर अवान फेस कर रहे थे, शौकत तरीन फेस कर रहे थे नैब रेफरेंस, फिर बहुत सारे बिजनेसमैन थे, तब्बा था, दाऊद था, सब थे। तो उन्होंने कहा था, ये बयान किया था, एड्रेसिंग द सेरेमनी टू डिस्ट्रीब्यूट द अवार्ड्स टू टॉप 25 कंपनीज ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन कराची, Khan said NAB job was to scrutinize public office holders. For the scrutiny of businessmen, there are other institutions. मतलब बिजनेसमैन को हमने ख़त्म कर दिया इसके अंदर से, नैब उस पर नहीं लगेगा, इंक्लूडिंग द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR को भी निकाल दिया। FBR के अंदर जो है वो सारे के सारे जो है वो ब्यूरोक्रेट आते हैं। He said as he congratulated the business community on being exempt from NAB prop. ये इमरान खान ने तारीफ़ की थी इसकी। ठीक। उस वक्त जो है प्रेसिडेंट को याद नहीं आया था कि भाई ये कानून जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। वो उस वक्त ये नहीं याद आया था कि हज़रत उमर ने क्या किया था। उस वक्त जो है कुछ चीज़ भी नहीं हुई थी। ठीक। अब जो कानून ये आ गया और इस कानून का नाफिज हो गया परसों से, तो इस पर अलवी साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट ने तो इतने सारे ऑब्जेक्शन लगा दिए, और प्राइम मिनिस्टर एक ज़माने के इमरान खान साहब कहते हैं नैब तरमीम मुल्क पर बमबारी से बड़ा जुर्म है, मंजूर करने वालों को जेल डालना चाहिए। उन्होंने कहा अपने आप को चोरी का लाइसेंस दे दिया, उम्मीद है अदालत नैब तरमीम का पूरा नोटिस लेगी। नैब के चीफ जस्टिस ने एक सुमोटो केस जो हुआ था कोई FIA के ट्रांसफ़र के ऊपर, एक जज ने सुप्रीम कोर्ट के लिख दिया था कि ये क्या हो रहा है, महीना 1.5 महीना पहले ECL की लिस्ट पे, तो वो चीफ जस्टिस ने बेंच बना के एक सुमोटो केस ले लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है ये। तो उसके एक जजमेंट पे जब ECL का केस चल रहा था कि ECL की लिस्ट जो है वो कैसे बनी, तो उन्होंने कहा कि नैब की तरमीम भी हो गई हैं, ये हम इसको देखेंगे। मतलब उनको इंतज़ार है, उस वक्त इंतज़ार नहीं था जब ये 2019 के अंदर जब PTI ने और प्रेसिडेंट ने और इमरान खान साहब ने ऑर्डिनेंस में यही चीज़ें डाली थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी फाइल हुआ था। ठीक। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब अमेंड ऑर्डिनेंस चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, ये खबर आप देख रहे हैं 29 दिसंबर 2019 की है। महमूद अख्तर नकवी ये कराची के वकील हैं, मूव्ड अ पिटिशन एट द सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री challenging the amendment law that had been signed by President Arif Alvi on Friday. The petition named the Government of Pakistan, the Secretaries of the Law and Justice Ministry and Interior Ministry, NAB Chairperson, NAB Headquarters, Director General and others as parties. All citizens are equal in the Constitution of Pakistan, stated Naqvi. The amended ordinance is a violation of Constitution and fundamental rights. ये पिटिशन जो है वो 2019 दिसंबर चला गया, 2020 चला गया, 2021
चला गया 2000, ये नहीं उठाई जाती। ठीक। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो है पिक एंड चूज जो है, ये मुल्क को जो है चलने कोई नहीं दे रहा। कभी लेफ्ट से व्हाट्सअप कॉल आ जाती है, कभी राइट से आ जाती है, कभी साजिश का लग जाता है, कभी धमकियाँ लग जाता है। यही चीज़ जो है वो जब अक्टूबर 6 को जब ऑर्डिनेंस आया था तो उस वक्त जो है वो आज टीवी में मैं आपको दिखा रहा है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020-21 promulgated by President has been challenged in the Lahore High Court on Saturday according to this। ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। ठीक। फिर 2021 का जो अक्टूबर को आया था, 20 अक्टूबर को, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। द मेन थ्रस्ट ऑफ द पिटिशन इज ऑन द ब्लैंकेट कवर गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने आप को ऐसे मुबर्रा कर दिया था, एंड देयर कमिटीज एंड द एक्सटेंशन ऑफ टेनोर, और टेनोर जो है ना चेयरमैन का वो बढ़ा दिया था, अनलिमिटेड कर दिया था, और नेक्स्ट टेनोर में भी आना है। और ये चीज़ लास्ट टाइम भी इनका जो पहला ऑर्डिनेंस आया था उसके साथ उन्होंने एक प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकता, उसको दोबारा अपॉइंट करके आज जो बैठा हुआ है प्रोसिक्यूटर जनरल वो उसी कानून के, उस वक्त ये चीज़ें जो है सामने नज़र नहीं आ रही थी। आज जो इसके अंदर आ रहा है, मैं आपको ये बताऊंगा अभी के, आप देखिए ब्रेक के बाद के इस कानून में जो कि आज आया है ये उससे बेहतर है जो पीटीआई ने 3 ऑर्डर में लाके और कोर्टों में चैलेंज किया हुआ था। से बेहतर है या नहीं है, उससे बेहतर है। जी सर, इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन जहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हुकूमत ये समझती है, जो साबिका हुकूमत है वो ये समझती है कि हुकूमत ने ये जो नैब तरमीम की है वो अपने मफाद के लिए की है, खुद को चोरी का लाइसेंस देने के लिए की है। इसकी हकीकत के इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं नैब तरमीम के हवाले से, जो कि पहले साबिका हुकूमत ने भी अपने दौर में की थी, और अब जबकि जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जानिब से भी कुछ नैब तरमीम की गई हैं, जबकि अपोजिशन जो है उनको एतराज़ात हैं नैब तरमीम पर। जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मानना यह है कि नैब तरमीम हुकूमत ने अपनी मफाद के लिए की है, अपने आप को चोरी का लाइसेंस देने के लिए की है, अपने आप को बचाने के लिए की है। जो उन पर तमाम तर केसेस है उनको केसेस को हटाने के लिए की गई हैं ये नैब तरमीम। इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करें हमारे मौजूद मेहमान से। जी सर। देखिए, आप ये देख रहे हैं कि ये 8 अक्टूबर 2021 में अखबार में खबर आई थी जी, अपोजिशन ने नैब ऑर्डिनेंस को एनआरओ करार दे दिया। ये पीटीआई का ऑर्डिनेंस 6 अक्टूबर वाला है। ये रिक्वेजिशन जमा करा दी है पार्लियामेंट के अंदर। काबीना के फैसलों, वज़रा की करप्शन, आटा चीनी स्कैंडल पर नैब कुछ नहीं कर सकेगा। नवाज लीग चेयरमैन के तकर्री पर मशावरत ना करने का शिकवा, तौसीक़ गैर कानूनी है, बिलावल सिराजुल हक। इसमें इन्होंने ये कहा था कि ये जो इन्होंने निकाल दिया है पार्लियामेंट के मेंबरान को, कैबिनेट के मेंबरान को गलत डिसीजन से, ये एनआरओ है कि जो इनकी अपनी करप्शन है वो अपॉइंटमेंट, जैसे लीगल अपॉइंटमेंट है वो कैबिनेट करती है, प्राइम मिनिस्टर करता है। तो सारे अपॉइंटमेंट जो लीगल है, जिसपे आज कम से कम यानी 200-250 केसेस चल रहे हैं नैब के इलीगल अपॉइंटमेंट, वो इससे निकाल दिए गए, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के नाम पे प्राइम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करता है। ठीक। तो इसलिए कि हम नहीं, इनके बहुत सारे जो है निकाले गए थे जो ने इलीगल अपॉइंट किए थे, कोर्ट ने उनको ख़त्म कर दिया था, उसके बावजूद ये जो है चल रहा है ये। फिर इसके अंदर इन्होंने जो है नैब के चेयरमैन को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। भाई क्यों एक्सटेंड कर दिया? क्योंकि ये इनकी मतलब से काम करे। एक आदमी जो इसकी नौकरी ख़त्म हो गई है, अगर उसको आप जो है वो अपॉइंट कर देंगे दोबारा से और उसको एडॉक पे अपॉइंट कर देंगे, तो वो तो आपकी मर्ज़ी से काम करेगा ना, कि उसकी नौकरी जो है वो आपकी मर्ज़ी से चलेगी। दूसरा इन्होंने कहा था कि चीनी गंदम चोरी की जो इंक्वायरियाँ खुद इमरान खान ने कराई हैं, फिर वो उसकी कराई है अपने एक्सपोर्ट की, और पिंडी का जो रिंग रोड था उसकी सारे ऑर्डिनेंस से मुबर्रा हो गए, आउट हो गए। इनकम टैक्स के सारे जो इनके अफसर हैं वो उसमें से ख़त्म हो गए। स्टेट बैंक के अफसर सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी से काम करना चाहते थे वो। तो ये इनका कहना ये था, पूरी अपोजिशन का उस वक्त,
के एनआरओ दिया है। ये बात है 2021 की। आज इमरान खान कह रहे हैं कि एनआरओ दिया है। कानून वही है, मगर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कानून जो आज आए हैं ये पीटीआई के तीनों ऑर्डिनेंस को और ज़्यादा सख्त करके और दो चार जो गलत चीज़ें थी उसको निकाल के वो बने हैं। और उसमें बड़ा क्लियर कट है कि ये जो है कानून जो है ये इसके इन्होंने जो कैबिनेट ने पार्लियामेंट ने पास किया है इस कानून में और इमरान खान के कानून में कोई मेन जो इशू है वो आता है इसका कि ये जो अफसरों को और कैबिनेट को माफ़ी दी गई है। नए कानून में उनको माफ़ी दी गई है सब्जेक्ट कि अगर उन्होंने पैसा नहीं खाया, ठीक, ये क्लॉज लगा दी गई है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों कानून के अंदर। सही, और उसके बाद उन्होंने उसमें ये भी ऐड कर दिया है कि ये इसकी जो है वो जो कानून है इसके हिसाब से जो है अगर गलत एलिगेशन लगाएगा आईओ तो उसको 5 साल जेल होगी। ठीक, पिछले कानून में 10 साल जेल थी, अच्छा, वो कम कर दिया इन्होंने। सही, इन्होंने ये कर दिया है कि इसकी जो है इंक्वायरी जो है वो 6 महीने के अंदर ख़त्म होनी है। और 6 महीने ख़त्म नहीं होती है तो केस क्लोज हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में होनी है। पिछले कानून के तहत जो रूल बने थे जो प्रेसिडेंट ने रोके हुए हैं एसओपी के जो कोर्ट में जमा कराए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं 4 महीने का टाइम था ठीक, इंक्वायरी करने का, उससे ज़्यादा नहीं था, वो रोक दिया। फिर इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये कर दी है कि इसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि जो मेन इशू है कि इसकी जो इस्लामिक कदरें हैं उसके अगेंस्ट जो है वो चीज़ें निकाल दी गई हैं। इस्लामी कदरों का जो मैं आपको बताऊंगा कि वो कानून क्या है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 227 प्रोविज़न रिलेटेड टू होली कुरान एंड सुन्ना, ये हमारे कानून का हिस्सा है कि हम इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। उसमें कंपोजिशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्राम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी। और उसके जो आइडियोलॉजी के फंक्शन हैं वो ये हैं टू मेक रिकमेंडेशन टू 246 आर्टिकल मजलिस शूरा पार्लियामेंट एंड दी provincial assemblies as to way and means to enabling encouraging the Muslim of Pakistan to order their lives individually and collectively all respect of in accordance with the principle of concept of Islam as instituted in the Holy Quran, to advise House for making all the law Islamic basis, to make recommendation to measure of bringing the existing law within the purview of Islam। इस इस्लामिक काउंसिल ने 9 जनवरी 2020 को ये कहा कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी टर्म सर्टेन सेक्शन ऑफ नैब लॉ एज अन इस्लामिक। ये प्रेसिडेंट साहब ने ये प्रेसिडेंट 9 जनवरी 2020 में आज हो गया 1.5 साल, ये प्रेसिडेंट साहब ने इस पर एक्शन नहीं लिया। ठीक, जबकि अब लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये, अभी भी नहीं लिया गया। अच्छा, यही मैं कह रहा हूँ कि अभी भी नहीं लिया गया। ठीक, इन्होंने इसमें बड़ा क्लियर लिखा कि सेक्शन 14 ऑफ द लॉ परटेन्स टू प्रिजम्पशन अगेंस्ट अक्यूज एक्सेप्टिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन, सेक्शन 15 परटेन्स टू डिस्क्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन और होल्ड एंड सेक्शन 26 परटेन्स टू टेंडर ऑफ पार्डन। इन्होंने कहा एडिशनली द काउंसिल सेड दैट इट वाज नॉट द सस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द गिल्ट एंड कीपिंग अ सस्पेक्ट इन कस्टडी फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट अ केस also went against the Islamic. कि proof of crime should be on the accuser, not on the accused. ये लॉ जो है अन इस्लामिक है। ठीक, और ये लॉ जो है ये डिस्क्रिमिनेशनरी है, बहुत सारे लोगों को इसमें से निकाला हुआ है, इसको सही करना चाहिए। तो ये है इस कानून में, इसको प्रेसिडेंट साहब ने उस वक्त से लेकर आज 1.5 साल हो गया नहीं देखा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं देखा। ठीक, आज जब ये कानून नाफिज हो गया है, आज 4 दिन हो गए हैं, जबकि ये पूरी कौम इसके पीछे जो है वो, क्योंकि हर आदमी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि ये नैब की कानून की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ गई है।
ठीक। इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के फैसले हैं। नैब डाल के भूल जाती है जेल में, नैब पहले पकड़ती है, बाद में इल्ज़ाम लगाती है। ठीक। नैब के जितने भी पकड़े गए हैं वो सब के सब बच गए, सब निकल आए। तो ये सारा का सारा कानून जो है ये गलत हो गया ये। सही। तो इसको ख़त्म करना है। इस पे ऑब्जेक्शन अगर प्रेसिडेंट साहब ने नहीं किया तो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, और उनको चाहिए था कि ये ऑब्जेक्शन करके कहते, ताकि असेंबली इसको देखती और इसके कानून के अंदर और भी तरमीम की ज़रूरत होती। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको देखना है तो ये देखे कि इस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं आते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकेगा। नैब लॉ शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल पाकिस्तानीज, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे लॉयर हो, चाहे वो फौजी हो, हर एक पे होना चाहिए। इस लॉ में नहीं है ये। ठीक। ये लॉ को तो सही करना बहुत ज़रूरी है। सही। तो सर मैं यहाँ आपसे पूछना ये चाहूँगी कि अगर इन नैब तरमीम से विफाकी वुज़रा ही सिर्फ मुफीद नहीं होंगे, सिर्फ उनका ही फ़ायदा नहीं होगा, जबकि जो ओपोजिशन है उनको भी इससे वही फ़ायदा मिलेगा जो हुकूमत को मिलेगा, तो फिर ओपोजिशन इतनी क्यों मुखालफत करिए नैब तरमीम? फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं हो रही है। सही। मैंने लेकिन ये कहा इक्वल तो है ना सर, उनके लिए भी वही रूल्स होंगे, उनके लिए भी वही रूल्स होंगे, तो फिर इतनी मुखालफत नहीं, क्यों? ये कानून जो है, मैंने आपसे कहा ये कानून पीटीआई का बनाया हुआ है। जी। आप टीवी के अंदर देख लें, पीटीआई के वकला हैं, उनका है वकील है अपना अली ज़फ़र, वो कहते हैं कानून में कोई ख़राबी नहीं है। अच्छा। जो खबर आई है कि इनको पीटीआई को वकील नहीं मिल रहा इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट में केस करें, तो वो ख्वाजा हारिस हैं जो कि नवाज शरीफ के पनामा केस में वकील थे, जिन्होंने सुना है कि कोई 5 अरब कितनी फ़ीस खर्च की गई है उस केस में, उनको कॉन्टेक्ट किया कि उसमें आए। तो ये तो हाल है कि इनके अपने वकला जो हैं वो उसको नहीं मानते। वजह यह है कि अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। ठीक। यही अपोजिशन है जिसने इस कानून को एनआरओ कहा था 2021 में। अब इसने उस कानून को अडॉप्ट करा दिया पार्लियामेंट से, तो उस वक्त की जो हुकूमत है, जो आज अपोजिशन है, वो कहती है एनआरओ है। तो ये कौम को देखना चाहिए कि ये पॉलिटिशियन जो है आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। नैब का कानून जो है वो एक रिक्शा वाले के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पेट्रोल सस्ता चाहिए, एक को बिजली सस्ती चाहिए, एक को एजुकेशन सस्ती चाहिए। नैब में अगर कोई पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया उसके इससे क्या ताल्लुक है? कोई चीज़ नहीं है ये सब के सब जो है वो करप्ट है, मैं करप्ट हूँ, मैं सही हूँ, वो करप्ट है, इसके पीछे लगाया हुआ पूरी कौम को जहनी मरीज बना दिया। करप्शन जो है वो दुनिया में हमेशा से है और हमेशा उसका सदैव होता है। ये नैब तो एक अलग से कानून आ गया, कानून लेकर आया था वो परवेज़ मुशर्रफ, उसने अपने ज़ाती मफासद के लिए इस्तेमाल किया और सारी हुकूमत ने इसको इस्तेमाल किया। आज की हुकूमत पीटीआई की थी, उन्होंने भी किया था, और पहली हुकूमत थी उसने भी यही किया था। ये कानून जो लेकर आया था मेराज खालिद लेकर आया था 1996 के अंदर, उसने भी इसको ड्यूरिंग दैट 4 महीने के पीरियड में यूज़ किया था। अब तो 4 महीने का उसका पीरियड था केयर टेकर का, उसमें उसने 2000 को अरेस्ट कर लिया था। फिर जब ये लेकर आए थे नवाज शरीफ, उन्होंने इसके अंदर अपने अपोजिशन को अरेस्ट कर लिया। फिर मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने सारे बिजनेसमैन को अरेस्ट कर लिया, अमजद ने आते पकड़ लिया, सारे पॉलिटिशियन को उन्होंने अपनी पार्टी बना दी नैब की। तो ये सारा का सारा नैब कानून की बात हो रही है। नैब कानून जो है वो कोई पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और ये सेक्रेट नहीं है। इस कानून को बिल्कुल आइन के ताबे होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी के 100 जज लगा दें, रिटायर्ड जज। जज कौन लगाता है? जज लगाता है गवर्नमेंट। अभी आपको मैं बताता हूँ कि फवाद चौधरी जो है वो 3 दिन के लिए बने थे वकील। अच्छा। ये मिनिस्टर ऑफ लॉ, जब अपना फरूख नसीम ने रिजाइन कर दिया था, उस 3 दिन में उसने सारे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल 26 के 26 डिसमिस करके अपने लगा लिए। अच्छा। तो 3 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर वो तो कोर्ट ने बस उसको, गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, नो गवर्नमेंट आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया। अच्छा। तो ये 100 जज लगाना चाह रहे थे ये कानून बना के, ये आला जो
अमेंडमेंट का इनका ऑर्डिनेंस है 2021 का, 100 जज लगाएंगे, 8-8 लाख रुपए तनख्वाह देंगे, रिटायर्ड जज घर से लेकर आएंगे और हम इनको फैसला कराएंगे। अबे एक आदमी को अगर आप घर बैठे हो, रिटायर हो गए हो, आपके पैसा खाने को नहीं है, जो कुछ भी है आराम से लाइफ गुजर रही है, भैया मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ, तुम आ जाओ। मैं क्यों आ जाओ भाई, तुम आके ये 8 लाख रुपए भाई मैं क्यों करूँ, तुमने फटाफट इनको सजा देनी, तो वो कानून ख़त्म कर दिया। ठीक। तो ये अन इस्लामिक है ना, तो ये इसलिए इस चीज़ का सारा अब सुप्रीम कोर्ट हुआ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुआ या लाहौर हाई कोर्ट हुआ, उनको जवाब देना है कि जो पिटिशनें दायर हुई थी पहले उनको फारिग करो 2019 की या 2021 की, उसके बाद आज का 2022 का ये उठाए। ठीक ठीक सर, हमें यहाँ पर ब्रेक पर जाना है। नाजरीन, हमने बात की नैब तरमीम के हवाले से, तफसीली इस पर गुफ्तगू की गई। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करेंगे काजी फायज ईसा के खिलाफ सदर ममलकत आरिफ अलवी का सिदारती रेफरेंस नामंजूर होने के बाद साबिका हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे काम किए गए हैं जिनकी वजह से वो अपने वुज़रा को ट्रायल से बचा सके, जिस पर प्रेसिडेंट की जानिब से भी कोई एतराज़ नहीं किया गया। सर, इस तमाम तर मामले में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या किया गया कि तमाम तर वुज़रा को कानून की खिलाफ वर्जी पर भी ट्रायल से बचाने की कोशिश की गई? देखिए, काजी फैज़ ईसा जो है वो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के आफ्टर द प्रेजेंट चीफ जस्टिस। उन पे एक रेफरेंस बनाया गया शहजाद अकबर के कहने पे जी। और जिसको इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बुला के वो उस वक्त के डीजी को थे, कौन थे, मेमन थे, मजीद मेमन, कौन, उससे कहा था, उसने कहा मैं नहीं बना सकता, जज का मामला है, हमारे FIA में नहीं आता। तो उन्होंने उसको बताया, आदम खान उसमें इन्वॉल्व थे, उसके अंदर अटॉर्नी जनरल इन्वॉल्व थे, मिनिस्टर लॉ इन्वॉल्व थे कि इनके खिलाफ एसेट बियॉन्ड मीन्स का मुकदमा बनाया जाए। और वो रेफरेंस जो है वो शहजाद अकबर ने भिजवाया लॉ मिनिस्टर के तहत प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दे दिया, प्रेसिडेंट ने फाइल कर दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब प्रेसिडेंट का काम यह है कि वो यानी बेकार पोस्ट नहीं है भाई, वो है कि अपना माइंड यूज़ करे कि भाई सही है गलत है, उसको वापस कर देना चाहिए था। उसने कहा नैब और एक्ट गलत है, वापस कर दिया, इसको वापस तो करता, उसने फटाफट भेज दिया। उसके बाद वो ट्रायल चला, ट्रायल के अंदर वो यानी इसके 5 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और फिर उस पर चैलेंज किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर, गलत है ये केस। तो उसमें पहले जजमेंट आया कि वो केस सही है और वो केस जो है वो यानी FBR चेक करें। फिर काजी फैज़ ईसा साहब ने इस पर अपील की और ख़ुद उन्होंने अपना केस, दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद अपना केस प्लीड किया अपने कलीग के सामने। अच्छा। और उसके अंदर उन्होंने ये प्रूव किया कि प्रेसिडेंट का रेफरेंस गलत था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला गलत था, और वो जो है ये 23 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस डिक्लेयर कर दिया इनवैलिड। उसके अंदर जो है आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 216 डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ पब्लिक सर्वेंट। इसमें ये था कि इन्होंने शहजाद अकबर ने और आदम खान ने और जो भी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने FBR को से डॉक्यूमेंट मंगा लिए काजी फैज़ ईसा की इनकम टैक्स के, उनकी वाइफ के। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ, FBR किसी के कागजात नहीं दे सकता। ठीक। इनकम टैक्स के मामले में आज भी तुम्हारा इनकम टैक्स जो है वो तुम्हारा और FBR का मामला है, वो किसी को नहीं दे सकता। सही, ये लॉ है। ठीक। वहाँ पर बैठा हुआ था डॉक्टर अशफाक, जो इसके पूरे साजिश का पार्टनर था, पार्ट था। उसने वो कानून के होते हुए भी ये खिलाफ वर्जी की वो दे दिया, और वो दिया उसके अंदर इनकी प्रॉपर्टी जो थी उन्होंने डिक्लेयर की थी काजी फैज़ ईसा की वाइफ ने, पाकिस्तान में जो इनकम थी, जो पैसा रेमिट किया था, पूरा पूरा लंदन की प्रॉपर्टीज़ का सारा उन्होंने बता दिया। तो उसके ऊपर जो है वो केस चला था, और काजी फैज़ ईसा की वाइफ जो है वो खुद पेश हुई थी कोर्ट के अंदर, और उन्होंने अपना खुद पेश किया था। और उसके बाद इसका फैसला ये आया था
कि apart from the strict statutory protection of the said information, one must appreciate the law minister and chairman ARU who lack the mandate to initiate inquiry against the sitting Supreme Court judge, as the legal domain to do so rests solely on the council and none other. तो ये इसका मैंडेट नहीं था. तो इस पे ये हुआ कि इनके खिलाफ जो है the present constitutional challenge made by the petitioner representing entire lawyers community of the country have been able to successfully establish that what the president grossly failed to exercise his discretion as mandated under the constitution, and thus the entire process built thereon leading to the filing of reference was a violation of law and the constitution. At the same time, it is important to note that independence of our judiciary is not so fragile कि ये इसको जो है किया जाए और इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए जिन्होंने कि इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड किए थे. अब इसके हिसाब से आफ्टर द जजमेंट गवर्नमेंट ने क्या किया कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जी इसके अंदर ये जो है ये गलत है और हमारे खिलाफ एक्शन कैसे होगा. वो आज भी चल रहा है केस. वो अब भी नई गवर्नमेंट है उस केस को अपील को विड्रॉ करना चाह रही है. अच्छा. ये कल ही मिनिस्टर ने तारल है लॉ मिनिस्टर ने कहा हम इसको शायद विड्रॉ कर लें. अब इसके अंदर बचें कैसे. इसमें जो इलीगल काम किया है डॉक्टर अशफाक एफबीआर ने और एफबीआर के सारे एहलकारों ने, जो लॉ मिनिस्ट्री के एहलकारों ने, जो एसेट रिकवरी यूनिट के एहलकारों ने, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, जो इन्वेस्टिगेटर है उन्होंने, जो अटॉर्नी जनरल से पिछले उन्होंने जिन्होंने किया है कि जिन्होंने ये लॉ के अगेंस्ट इनके इनकम टैक्स के रिकॉर्ड मांगे तो वो उसको कैसे बचाया जाए. तो उसमें ये हुआ कि एफबीआर एक्ट 2022 ये पास कराया था शौकत तरीन साहब ने. ठीक. ये 28 फरवरी 2022 को. ठीक. जिसमें उन्होंने ये कहा था सेक्शन 216 of subsection 3 after the clause amended as aforesaid the following new clause shall be added and shall always be deemed to have been so added, namely in respect of any high public official and public servant in BPS 17 and above, their spouses, children and or बेनामदारी और any person in whom the aforesaid person are beneficial owner ये डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक. ये कानून इन्होंने बनाया 2022 में और ये लिख दिया डीम टू हैव बीन ऑलवेज बी देयर. और ये एफबीआर का जो एक्ट है वो 2001 को आया था, मतलब ये 2022 हो गया तो तकरीबन ये 21 साल पहले. उसके वक्त से ये एप्लीकेबल है. ये बैकडेटेड है. ये जो आज इसके ऊपर जो कह रहे हैं प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब कि ये जो नैब का ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस जो है वो उन्होंने एप्लीकेबल किया 1985 से. तो वो तो नैब का ऑर्डिनेंस कब आया है? 1999 में आया है. परवेज मुशर्रफ ने 30 दिसंबर 1999 में ये ऑर्डिनेंस निकाला था और उसको इफेक्टिव किया था बैक डेट से. अच्छा. बैक डेट से कोई चीज़ इफेक्टिव हो ही नहीं सकती. सही. वो इलीगल था. इसके अंदर भी इन्होंने इसको बैक डेट से 20 साल पुराने से कर दिया ताकि इनके ऊपर जो भी केस फाइल होने हैं काजी फैज ईसा के इनकम टैक्स के जो डॉक्यूमेंट हैं इनकी वाइफ के जो दिए गए इलीगली, उसको इस तरह इन्होंने एक्ट के तहत जो है पार्लियामेंट से अपनी कराया था. जॉइंट पार्लियामेंट हुई थी पीटीआई की, नहीं हो रहा था सेनेट की उसकी, और फटाफट रात को जो है वो हुआ और प्रेसिडेंट साहब ने उसको कर दिया था. प्रेसिडेंट साहब ने वो एक्ट को पास कर दिया. उस वक्त ये समझ नहीं आया था कि अकाउंटेबिलिटी का जो कानून है ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बैक डेट से हो रहा है. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आया अभी तक कि ये बैक डेट से हुआ है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये देखने की हैं कि इस मुल्क के अंदर पिक एंड चूज और लॉ को जो है वो टोटल ख़त्म कर दिया है. इसको मैनिपुलेट कर दिया. जैसे स्टेट कैप्चर यानी जुडिशरी, आर्मी,
पार्लियामेंट, ये हर आदमी अपने मफादात में काम कर रहे हैं और दूसरे इदारों को अपने ताबे करने की कोशिश कर रहे हैं, और पब्लिक को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि तू चोर है, तू डाकू है, नहीं तू चोर है, तू डाकू है। भाई 150 रुपए का पेट्रोल था, ऐसे बल्कि 150 का भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से 110 का था, ये पीटीआई की हुकूमत आई, वो आज 220 का 240 का हो गया। क्यों हो गया? आवाम तो ये पूछती है। उस वक्त डॉलर 118 का था, आज 220 का है, 209 का है। अगर डॉलर 118 की रहता पीटीआई की हुकूमत में, तो पेट्रोल जो है वो 100 की जगह जो ज़्यादा ज़्यादा 120 रुपये होता, हाफ प्राइस पे होता आज के। इस चीज़ पे कोई नहीं कर रहा, कोई हुकूमत नहीं कर रही। बिजली, गैस, उसको बढ़ाते चले जाओ, तो गरीबों का, अमीर तो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं। इनका इनकम टैक्स देखें आप, इमरान खान साहब का इनकम टैक्स जो है 6-7 लाख रुपए, प्रेसिडेंट का इनकम टैक्स 6-7 लाख रुपए महीने का है। वो तो लास्ट ईयर इमरान खान साहब का इनकम टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि जो तोशा खाना के लिए के बेचे थे तो उसका प्रॉफिट डाला तो करोड़ों में आ गया वो। अच्छा, तो ये मतलब ये सारे के सारे ये मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इनका ले रहे बड़े बड़े, ये शौकत तरीन को ले रहे बिजनेसमैन है, ये ले रहे मुफ्ती इस्माइल को ले रहे, ये हुसैन दाऊद को ले रहे, अज़हर दाऊद को ले रहे। इनके इनकम टैक्स क्या है? अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए बनाते हैं, इनकम टैक्स देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाईएस्ट टैक्स पेयर जो है वो पार्लियामेंट का, वो कौन है? नजीब, पीटीआई का जो मेंबर है। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन बैठे हुए? बड़े बड़े अमीर बैठे हुए, उमरा बैठे हुए, जरदारी साहब बैठे हुए हैं, बिलावल साहब बैठे हुए, नवाज शरीफ बैठा, शहबाज शरीफ बैठा है, ये सब रहते हैं, परवेज इलाही है, मन्नत इलाही है, इनकी क्या इनकम टैक्स है? तो ये सारा का सारा जो कौम जो है वो, अगर हमारी जुडिशरी जो है वो अपना अक्रॉस द बोर्ड फैसला करे, वो टेलीफोन पे और व्हाट्सएप पे ना करे, वो किसी के मफादात के ना देखे और वो करे, तो इस मुल्क के अंदर खुशहाली आ सकती है और आएगी। ये वक्त आ गया है कि हमें हमारे कौम को इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, इंडिपेंडेंट आर्मी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल सब आंखें ऊपर से FATF भी हमें देख रहा है, IMF भी देख रहा है। मतलब रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, जो इंडेक्स के हिसाब से जुडिशरी जो है वो 130 में 126 नंबर पे। भाई अपने आप को ठीक करो ना, क्यों ऐसा है? इनको पैसे कितने मिलते हैं? 18-20 लाख रुपए इनको महीने के पैसे मिलते हैं, रिटायर हो जाए तो भी इतने मिलते हैं। अरे भाई आपको आवाम का तो ख्याल करें। पेट्रोल की इनको 2-2 हज़ार लीटर फ्री है, बिजली की इतने यूनिट फ्री है, कहाँ से है भाई? तो उनको फर्क नहीं पड़ता ना इन सब चीजों से। नहीं तो फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो इसी में लगे हुए। सुमोटो केस ले लो, एक जज ने दे दिया, उसने दे, अरे भाई क्यों ले लो? सुमोटो केस को खत्म करना है, खत्म कर दो। आप सुमोटो केस लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि 50% तो आप बायस हो गए कि आप नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट कोर्ट, उसको तो सुमोटो केस लेने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो पिटिशन फाइल करें, पिटिशन नहीं लेते। जो 2019 के ऑर्डिनेंस पीटीआई के, उसने पिटिशन फाइल की महमूद नकवी ने, वो नहीं उठाई अभी तक। जो पेंडोरा बॉक्स के अंदर जो TI पाकिस्तान ने पिटिशन फाइल की है, 1.5 साल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं उठाई है। 900 आदमियों के खिलाफ ये किए उठा लेते हैं कि जो FIA के डायरेक्टर का ट्रांसफर क्यों हो गया? पता चला कि FIA के सारे डायरेक्टर के ट्रांसफर हैं वो पीटीआई की हुकूमत के हैं। क्या हुआ? मगर उसके अंदर उन्होंने इसको खींच लिया कि तुम आओ हमारे पास लेके, नया ऑर्डिनेंस को भी तुम हमारे पाथ ये भी लेकर आओ। अबे हु आर यू? अपना काम करो और अपने सही फैसले दो, मुल्क को बचाओ। मुल्क को जो है तारीखों से निकालने का तरीका एक ही है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो उसका निफाज होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल सर, तमाम हुकूमतें अपने अपने इदवार में जो है वो लॉज को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं। जब तक रूल ऑफ लॉ का निफाज नहीं होगा हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की जो मुआशी हालत है या कुछ भी बेहतरी नहीं आ सकती। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।